how are you? And today is Monday. As I sent the message to all of you, complete your work and I will check in this week. So hope so कि you have done. और जिन बच्चों का कुछ का रह गया एक आध का काम थोड़ा बहुत, वो काम पूरा कर लें और मैं अब इस वीक में सबका काम चेक करूँगा, ठीक है। और अब एक दो डाउट है, उसके बाद हम आगे स्टार्ट। सेकंड यूनिट हमारी चल ही रही है, तो मैंने आपको सेकंड में 3 टॉपिक करा दिए थे। इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनको अच्छी तरह पढ़ लें। अब इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, मैं असाइनमेंट देना स्टार्ट कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, एक दो प्रॉब्लम है और उसके बाद आपको मैं टॉपिक बताऊंगा। ओके बच्चों, मेरे से एनसीईआरटी का दोबारा क्वेश्चन पूछा है बच्चे ने 13, 14 एंड 16। तो क्वेश्चन नंबर 13 कर लेता हूं मैं आपका। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी क्या कह रहा है। ए क्यूब ऑफ साइड बी है चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टेसिस। देखिए ये क्यूब है, इसके हर कॉर्नर के ऊपर बच्चों क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्यूब हो गया, जिसकी हर एक साइड ए है या बी, जो भी है ये ले लीजिए, और हर एक कॉर्नर पे एक चार्ज क्यू रखा है। बेस्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बता रखा है, जब भी क्यूब की बात आती है लगभग अपने रूम के साथ 8 कॉर्नर देख लिया करो। जो आपके रूम में 8 कॉर्नर है उन पर ध्यान दो। ए क्यूब ऑफ साइड बी हैज अ चार्ज क्यू एट ईच ऑफ इट्स वर्टेसिस, डिटरमाइन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। इस सेंटर ऑफ द क्यूब पे आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। बच्चों देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आपको पता होना चाहिए डायगोनल ऑफ क्यूब। बोलो कितना होता है डायगोनल ऑफ क्यूब, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ क्यूब होता है आपका, ये होता है √3 कितना बच्चों, √3 ऑफ साइड, जो भी साइड इसमें गिवन है, √3 ऑफ बी। बी साइड है अगर इसकी √3b। अब बोलो सेंटर कितना, /2, तो r कितना हो जाएगा आपका, √3b/2। अब बोलो सिमेट्रिक बॉडी के सेंटर पे मैंने आपको बता रखा है, अगर आपको फील्ड या फोर्स निकालना है सदा 0 होगा। क्यों, देखो इसके फील्ड को इधर आया, इसका फील्ड रिपेल कर देगा, इधर चला गया, इसके को इसका कर देगा। 8 में से 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा एट सेंटर, ओ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, वो कितना आ गया बच्चों, 0। अब बात आती है पोटेंशियल की। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ओ, सोचिए V इज इक्वल टू 8v', इसके कारण v' एक दूसरे के 8 के कारण हो जाएगा, डिस्टेंस सबका सेम रहेगा। तो क्या आ गया बोलो, v' इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई r, और r की जगह √3b/2। ये लो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन q बाई √3b/2, b 2 ऊपर चला जाएगा, 2q/4 पाई एप्सिलॉन √3b। तो नेट पोटेंशियल, बिकॉज 8 पॉइंट चार्जेस आर अराउंड दिस ओरिजिन हो, तो ऑल आर एट इक्वल डिस्टेंस, तो नेट पोटेंशियल विल बी v इक्वल टू 8v', यानी कि 8 × 2q/4 पाई एप्सिलॉन √3b बच्चों, 16q/4 पाई एप्सिलॉन √3b। तो दिस इज द आंसर। हो गया क्लियर। और इलेक्ट्रिक फील्ड बता ही दिया, 0 होगा, क्योंकि सिमेट्री है, चारों तरफ से एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देंगे। वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल, वो आपका ऐड हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। 14 को मैंने पहले भी कहा था, इसको भी रुक जाइए, थोड़ी है तो +1 की वेक्टर की प्रॉब्लम, पर थोड़े एंगल ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं आपको बाद में कराऊंगा इसको। इतने बड़ी कैलकुलेशंस की प्रॉब्लम कोई ज़रूरी नहीं होती अभी करनी। हाँ, ये जो 16 है मेरे से किसी ने पूछी है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है बेसिकली। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16, बच्चा कहता है कि सर एक डिसकॉन्टिन्यूस या कॉन्टिन्यूस फील्ड का क्या कंसेप्ट है। सोचिए
क्या समझाया था कि अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अप टू इनफाइनाइट फ्रॉम ए चार्ज। सबकी समझ में आ गया। लेकिन अब आप सोचिए, अगर इसके बीच में आप एक मेटल प्लेट रख देते हैं, यहाँ रख दी, अब बोलो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्या इंड्यूस करेगा, माइनस क्यू, यहाँ क्या करेगा, प्लस क्यू, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो यहाँ यहाँ से यहाँ तक डिसकॉन्टिन्यूस हो गया ना, ये जीरो हो गया। तो इसलिए ये ब्रेक हो जाता है जब भी आप कोई मेटल सरफेस रख देते हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो होगा क्लियर। मैंने समझा रखा है पॉइंट आप लोगों को कि ये इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, तो यहाँ क्या इंड्यूस कर देगा इस सरफेस पे मेटल की, माइनस क्यू। तो यहाँ से फील्ड लाइन चल के यहाँ खत्म हो जाएंगी, और यहाँ प्लस क्यू फिर जनरेट हो जाएंगी, यहाँ से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो यहाँ ब्रेक हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया इफ वी प्लेस ए मेटेलिक प्लेट इन बिटवीन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया होगा ये। चलिए, तो ये मैंने मेरे से प्रॉब्लम पूछी है। एक आध प्रॉब्लम बच्चों ने बेसिक सी बातें पूछी थी कि सर वो नेगेटिव एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। जब कहीं भी बाउंड स्टेट होती है, अट्रैक्शन होता है, तो एनर्जी की नेचर नेगेटिव आती है। तो ये भी क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट। और देखिए, तो ये कई बच्चों ने प्रॉब्लम पूछी, इस पर थोड़ा ध्यान से समझ लो। दोबारा बता देता हूं कि जब कोई भी पॉइंट चार्ज पार्टिकल के कारण, किसी के भी कारण फील्ड लाइन, सपोज अब देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, तो फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी। आपने यहाँ मेटल की प्लेट रख दी इसके पास, तो इधर क्या इंड्यूस हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और इन सब बिटवीन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो यहाँ कोई फील्ड लाइन नहीं होगी, तो ये ब्रेक होगी यहाँ से। तो ये आपकी थ्योरी कहती है कि हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक और डिसकंटिन्यूअस, बिकॉज व्हेन वी प्लेस ए मेटेलिक प्लेट इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट विल ब्रेक द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हो गया क्लियर सबको, ये मैंने बता दिया है आपको। और देखिए, एक दो प्रॉब्लम और पूछी है, अभी बताता हूं मैं आप लोगों को। ये 28th जो कंसेप्ट है, शो दैट द फोर्स ऑन ईच प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू, देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 एनसीईआरटी का। Show that the force on each plate of a parallel plate capacitor has the magnitude equal to 1 by 2 QE, where Q is the charge and E is the electrostatic field E. The magnitude of the electric field between the plates explain the origin of factor half. देखिए बात क्या कह रहा है। सिंपल सी बात यह है, अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा यहाँ ऐसा लग रहा है कि एनर्जी चल रही है। अगर आप +1 की पढ़ाई पे ध्यान दें तो एनर्जी क्या होती है, चेंज इन वर्क, यानी कि W, और W क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस डेल्टा एक्स। अब बोलो आ गई, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बताइए, एनर्जी ऑफ ए क्या, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये लो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से यहाँ डिवाइड कर दो बेटा इस चीज को, तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम में क्या आ जाएगा बोलो, कैपेसिटर का वॉल्यूम ए इंटू डेल्टा एक्स, ये लो डेल्टा एक्स काट दो। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आती है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम इनटू, बोलो अब देखो ये आ गया आपका, क्लियर। अब देखिए इसको आप क्या लिख देंगे, F/A। वॉल्यूम क्या होता है, अब समझ में आ रही है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही पूरा फैक्टर है, ये लो आपका क्लियर हो गया। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक, इसको इधर ले आओ एरिया को, तो ये आ जाएगा, यानी कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम एरिया इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ। ये लो इसको, बस अब बताइए,
तो बेसिकली अब आप देखिए जो फोर्स का कंसेप्ट है वो अपने आप ही इसके अंदर आ गया। इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लो आप। मेन बात क्या है कि जो हाफ का फैक्टर है, जो ये हाफ का फैक्टर है आपका, इसमें कहाँ से आता है? मेन आप लॉस ऑफ एनर्जी पे चले जाइए इन शेयरिंग ऑफ कैपेसिटर्स में। तो 1/2 का फैक्टर आता है ना, कहाँ जाती है आधी एनर्जी? थ्रू द कनेक्टिंग वायर इट विल कन्वर्ट इनटू द हीट बच्चों। तो बात समझ में आ गया? आइए, तो ये है आपका एक तरीके से कंसेप्ट में हाफ का फैक्टर, और ये तो आप सॉल्व कर लो जो बुक में दे रखा है, इजी सी बात है ये तो। क्लियर? ये चीज है। चलिए अब एक प्रॉब्लम और पूछी है मेरे से किसी बच्चे ने, मुझे ये नहीं पता कहाँ से पूछी है, लेकिन मेरे चलो एक सर्कल पे शायद एक कैपेसिटर ऐसे यहाँ है, एक कैपेसिटर यहाँ है, और एक कैपेसिटर ये बीच में है, और 2 कैपेसिटर ये यहाँ है सीरीज में। कुछ ये प्रॉब्लम आई है मेरे सामने, देखो बच्चों। और ये 2 पॉइंट हैं ए और बी, जिनके बीच आपको कैपेसिटेंस निकालना है। सी 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 कोई भी कैपेसिटी ले लो, और ये सी। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम मैं एक पहले मैं करा भी चुका हूँ, बैलेंस ब्रिज वाली प्रॉब्लम है ये आपको जो बैलेंस ब्रिज है अभी सेकंड यूनिट के में आएगा, वहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज के नाम से उसको जानते हैं, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा समझ लो एक्चुअली ये क्या चीज़ है। अब आप देखो इन दोनों की सीरीज, इन दोनों की सीरीज क्या आ जाएगी बोलो? सी सीरीज, सी इंटू सी अपॉन सी प्लस सी स्क्वायर बाई 2c यानी कि 1। हाँ ठीक है, तो सी सीरीज आ गई आपकी c/2। क्लियर हो गया? अब आप देखो ये भी c/2, ये भी c/2 हो गया। तो ये मैंने एक प्रॉब्लम पहले भी ऐसी करा चुका हूँ, तुम्हें ध्यान दो। ये बैलेंस ब्रिज होता है इस तरह, इसको ब्रिज कहते हैं। ये लो, ये दोनों की सीरीज, इन दोनों का इफेक्टिव ये आ गया c/2 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 c/2, और ये c जो भी है। अब आप देखिए अगर इन दोनों की रेशो p/q इक्वल, एक ऐसा एक कंसेप्ट है c/2 ये सॉरी c है दोनों, अगर ये c/2 c/2 देखो इनकी रेशो और इनकी रेशो इक्वल आ जाए, c/2 अपॉन c/2 इज इक्वल टू c/c, क्या आ गया? 1:1 आ गई। ठीक, तो अब इसका कोई रोल नहीं बचता इसमें, इसको हटा दीजिए। तो दूसरी प्रॉब्लम ऐसी मैं करा रहा हूँ, और अभी ज़्यादा क्लियर नहीं होगी तो मैंने बताया आपको अगली यूनिट में ये पूरा टॉपिक है एक सी सी ये लो। अब तो ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, क्या आ गया? c/4 और नीचे c/2 ये लो, c/2 और ये c/4, ये दोनों पैरेलल में ऐड कर दो, c/4 प्लस c/2, 4 एलसीएम ले लीजिए, c प्लस 2c, 3c/4 इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। क्योंकि ये ब्रिज कंडीशन से सॉल्व होते हैं, ये अभी आपको इतनी क्लियर नहीं होगी, लेकिन ये जैसे ही आप सेकेंड यूनिट का को करेंगे तो आपको ये सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगा सर्किट। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स होगी आप लोगों की। और कोई किसी का डाउट? छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, वो मैं क्लियर करता रहता हूँ आप लोगों की। अच्छा, तो ये सबको क्लियर हो गया होगा कैपेसिटर की सारी प्रॉब्लम। और ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो इनका इफेक्टिव क्या आ गया बच्चों? c/2 ये आ गया, ये बीच में है। अगर ये रेशो बराबर हो जाए, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, एक बैलेंस ब्रिज का कंसेप्ट है, ऐसे ले लो। ये आइडिया दे दूं मैं आपको, ताकि आपको, वैसे तो ये मैंने बताया पूरा थ्योरी का क्वेश्चन है एक आपकी सेकंड। ये p अगर ये q ये r और s ले लूँ, तो p/q इज इक्वल टू, यदि r/s हो जाए, इन दोनों की रेशो के इक्वल हो जाती है, तो इस कैपेसिटर का कोई यूज नहीं होता है। ये इक्वल पोटेंशियल के पॉइंट आ जाते हैं दोनों। ये इक्वल पोटेंशियल के आ जाएंगे तो इस पर कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो ये फ्री हो जाता है। क्लियर? तो इसीलिए ये खत्म। तो क्या बचे? ये दोनों सीरीज में c/2 तो c/4 हो गया, ये दोनों सीरीज में c/2 हो गया। अब देखो इन दोनों की सीरीज पैरेलल में होगी, इसको ऐड कर दिया, तो 3c/4 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्लियर हो गया सबका?
तो आप सब लोग ये कर लेंगे। चलिए ठीक है, जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर, इनकी प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करें, अभी कोई ऐसी जरूरी नहीं है। तो अब आप आ जाइए, क्या कर चुके थे हम, एक तो क्या की थी बोलो, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, रिवाइज करा देता हूं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यूनिट कूलम पर सेकेंड इक्वल टू एम्पियर। और ये आपको पता ही है कैसी क्वांटिटी है, डायरेक्शन है लेकिन स्केलर है। और जो करंट फ्लो होती है सदा किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्यों, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इट इज स्केलर क्वांटिटी, डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर्स। कैरियर ऑफ करंट क्या होते हैं, कैरियर ऑफ करंट आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। ठीक है, मेन बात आप देखो, रिलेशन बिटवीन यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या बताई थी बच्चों, इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, Vd। और ड्रिफ्ट क्यों कहा गया, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है वायर में ये। तो ये है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसके बाद आ जाइए आप, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गया था, आई इज इक्वल टू NEA/VD, याद कर दीजिए इन रिलेशंस को। और एक और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, VD इज इक्वल टू E टाउ बाई एम, E टाउ बाई एम। तो ये फॉर्मूले हम रिवाइज कर चुके थे। अब आप आ जाइए, ये ड्राइव हो गए सारे। इससे अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बनता है वो बनता है करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। बच्चों उसको जे से डिनोट करते हैं। इट इज द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इट इज द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो कई बार बता चुका हूं कि इस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो करंट फ्लो कर रही है इसका एरिया ये है, इसमें से जो करंट एंटर करेगी वो क्या कहलाती है, करंट डेंसिटी। J इज इक्वल टू आई बाई ए। तो J इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बच्चों, आई बाई ए, यूनिट क्या आ जाएगी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट। हाँ एक, अब आप सोचिए एक और इसका फॉर्मूला बनता है, आई इज इक्वल टू हो जाता है जे डॉट ए। और मजेदार बात यह है कि इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट जो देखो डॉट प्रोडक्ट सारी जे डॉट है, आपने प्लस वन में क्या पढ़ा है, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, जो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो करंट डेंसिटी एक वेक्टर है और एरिया एक वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। डी आई अगर आप फॉर स्मॉल एलिमेंट ले लें, जे डॉट डी ए, और इंटीग्रेटिंग से आपकी क्या आ जाएगी, डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जे डॉट डी ए बच्चों। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल जे डॉट डी ए, ये आ गया। अगर आप चाहें तो यूजिंग आई इज इक्वल टू NEA/VD, तो क्या आ जाएगा, J इज इक्वल टू NEA/VD बाई ए विल कैंसिल आउट। एक और फॉर्मूला करंट डेंसिटी का, NEVD। तो ये होगी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, NEVD। अब नेक्स्ट छोटा सा एक टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी,
इसको म्यू ई से डिनोट कर देते हैं, म्यू। तो क्या होती है, इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या समझाया था मैंने, आप लोगों को याद करो कि अगर इस कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो ये पॉजिटिव आयंस और ये नेगेटिव आयंस मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इस तरह, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करता है बेसिकली ये सोर्स। तो जो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी बाई पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बच्चों। देखिए यूनिट क्या आ गई, मीटर पर सेकंड अपॉन न्यूटन पर कूलम। सिर्फ यूनिट पूछ ली थी इसकी एक नंबर में अभी पिछले साल, एक साल पहले। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, मीटर पर सेकंड अपॉन न्यूटन पर कूलम। और आप याद करो, आप क्या वी नो क्या होता है, वी डी ई इंटू ई टॉ बाई एम बाई ई। तो ई विल कैंसिल आउट, क्या बचा, ई टॉ बाई एम। एक फॉर्मूला ही आ गया, बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। तो ई टॉ बाई एम किसका फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का। समझिए तो हमने क्या पढ़ा है, करंट डेंसिटी जी। इट इज द इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर ये वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो जे इज इक्वल टू आई बाई ए। तो यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वेयर। और अगर हम इसको इधर ले जाएं तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जे इंटू ए, यानी कि जे डॉट ए। सो वी कैन से द इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी फॉर ए स्मॉल एलिमेंट। इफ यू कैन टेक डी आई इक्वल टू जे डॉट डी ए, तो इंटीग्रेटिंग डी आई इक्वल टू जे डॉट डी ए, तो आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए। सो एंड इन दिस रिलेशन इफ यू पुट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन ई ए वी डी बाई ए विल कैंसिल आउट, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, नेक्स्ट टॉपिक। इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, अगर आप सोचिए, मेन बात आपने क्या पढ़ी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एफ इज इक्वल टू क्यू नोट ई और ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट। तो इट एक्सर्ट द फोर्स ऑन द, इट एक्सर्ट्स द फोर्स ऑन ए चार्ज। तो इसमें चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा, जब फोर्स लगाएगा तो उनकी वेलोसिटी है वो अल्टीमेट किसके कारण चलता है, इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ऐसी होल मोबिलिटी भी होती है, आपने नाम सुना होगा सेमीकंडक्टर्स में, वो हम सेमीकंडक्टर्स में ही करेंगे। तो ये आ गया आपकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, वी डी बाई ई। तो यूनिट क्या हो जाएगी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड, और फील्ड की न्यूटन पर कूलम। तो आपने Vd की वैल्यू ई टॉ बाई एम, बिकॉज वी नो Vd इज इक्वल टू ई इंटू ई टॉ बाई एम। ये बात हमने पढ़ी है, इसको उठा के हमने इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, ई टॉ बाई एम बाई ई से ई कैंसिल हो जाएगा, ई टॉ बाई एम। यहाँ भी यूनिट बन जाती है कूलम सेकेंड अपॉन किलोग्राम। ये लो कूलम सेकेंड अपॉन किलोग्राम, ये भी आप सोच सकते हैं। अच्छा एक, हाँ बच्चे ने मेरे से एक दिन पूछा था, याद आ गया मेरे, वी डी इज इक्वल टू एल बाई टी कैसे लिख दिया। सोचिए आप, कंडक्टर की लेंथ आपने क्या ली एल, और ये टी टाइम में इसको क्रॉस कर रहा है, अल्टीमेट तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कोई भी चार्ज पार्टिकल और कितने टाइम में करेगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो सिंपल सा आप +1 से पढ़ते आ रहे हैं। तो इफ द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड इन टाइम टी, तो कितना चला वो एल लेंथ, तो एल बाई टी क्या हो जाएगी वेलोसिटी। दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर। तो ये हमने कर दिया है यहाँ तक। एक्चुअली यहाँ तक हमने एक पार्ट कर दिया है इस चैप्टर का, यही चीज़ें समझने की होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। लोग कहते हैं कि फिजिक्स बड़ा मतलब एक ड्राई सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। इफ़ यू विल कॉरिलेट द थिंग्स देन यू विल फाइंड इट इज़ अ वेरी जॉयफुल एंड गुड सब्जेक्ट। देखो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट यूनिट में आपने क्या पढ़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। क्लियर। 2 मेन प्रॉपर्टी पढ़ी आपने वहाँ, फील्ड एंड पोटेंशियल। उसके बाद आप देखिए कि
आप सेकंड यूनिट में एंटर हुए, तो यूनिट में एंटर करते ही पहली से आप आगे बढ़िए, क्या पढ़ा आपने? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। बेसिकली अगर आप इस यूनिट का नाम देते हैं तो भी कोई वैसी बात नहीं है, यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज ड्यूरिंग मोशन। तो जब कहीं भी चार्ज मूव करता है तो क्या बन जाती है? करंट। तो क्वालिटी क्या है कि फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाता है आपकी? करंट। तो करंट क्या होगी? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। रेट ऑफ फ्लो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, फ्लो ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स से पहली यूनिट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज, आप और फ्लो ऑफ चार्ज का इफेक्ट आप देखिए आपके घरों में, ये बल्ब ऑन, टीवी ऑन, मोबाइल ऑन, एवरीथिंग इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्लो ऑफ चार्ज कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपकी लाइफ में, ठीक है। तो अब हम उसमें एंटर करते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज के लिए दो चीजें हैं। आपके घर में वायर है, वो कंडक्टर हो गए, और बाहर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो सोर्स से आ रही है। दोनों में से एक भी चीज ना हो तो करंट फ्लो नहीं करेगी। अगर बिजली चली जाए तो हमारे घर के सारे अप्लायंस ऑफ हो जाते हैं, तो वो सोर्स होगी। और अगर आपके मीटर तक बिजली आकर अंदर आपने फिटिंग नहीं करा रखी तो भी आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। तो दोनों का बहुत बड़ा रोल है, इस सोर्स का भी और कनेक्ट इसका भी बेटे, वायर्स का भी। तो इसीलिए जो फ्लो ऑफ करंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है? आपकी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। प्लास्टिक, रबड़, वुड, ग्लास ये फ्लो नहीं कराते क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बड़ी पुअर होती है। बट यू नो वेरी वेल मेटल्स अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन। तो बात समझ में आ गई? किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है आपने देख लिया, एडी करंट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो ये हमने यहां तक कर लिया, यानी कि करंट क्या है, कैसे फ्लो करती है, ये हमने इसका एक पार्ट कर लिया। अब एक नई चीज आएगी, आप ध्यान दो, आपने 10th में पढ़ा था रेजिस्टेंस। क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस। और उसको इंट्रोड्यूस किया था, आप देखिए, ओम्स ने। तो अब हमारा क्या आता है? ओम्स लॉ। तो अब देखो, अब शुरू करते हैं ओम्स लॉ। ध्यान करो, ये आपने पढ़ रखा है +1 में, ओ सॉरी 10th में। अब आप सोचिए क्या कहता है ये। आप जितनी ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। बड़ी सिमेट्री है। मैं आपको कहता हूँ, कैपेसिटर में आपने क्या पढ़ा? Q इज इक्वल टू सी वी। ऐसे ही आपने याद करो, वोल्टेज क्या होती है? V इक्वल टू आई आर। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट अंडर द सेम फिजिकल कंडीशंस, this law states that under the same physical conditions, pressure, temperature, etc., ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कंडीशन क्या है? दिस लॉ स्टेट्स दैट अंडर द सेम फिजिकल कंडीशंस द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the applied voltage or potential difference। याद करो, 10th में भी पढ़ा था। दिस लॉ स्टेट्स दैट अंडर द सेम फिजिकल कंडीशंस, प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। अगर ये कोई कंडक्टर है, इसमें आपने वोल्टेज अप्लाई कर दी V, आई करंट फ्लो हो रही है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
और V इज इक्वल टू R इंटू आई। आप देखिए कोई भी प्रोपोर्शनलिटी इस पर डिपेंड करती है, उसको हटाने के लिए क्या लगाना पड़ता है आपको, एक कांस्टेंट। यहाँ क्या आ गया, रेजिस्टेंस R, वेयर R इज ए कांस्टेंट called electrical resistance of conductor। क्लियर? तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। अब देखिए यूनिट क्या हो जाएगी, V की वोल्ट आप जानते हैं, I की एम्पियर, और इन दोनों की रेशो क्या होती है, ओम। साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए उनके नाम पे क्या है, ओम, और सिंबल होता है ये इसका। ठीक है, इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, R इज इक्वल टू 1 ओम। तो आप डिफाइन कर देंगे 1 ओम इज द रेजिस्टेंस, देख लो, of a conductor if 1 ampere current flows through it by applying the voltage of 1 volt। 1 ohm is the resistance of a conductor if 1 ampere current flows through it by applying the voltage of 1 volt। क्लियर बच्चों? इट इज स्केलर क्वांटिटी। हाँ, अब आप देखिए इसका सिंबल याद करो, कैपेसिटर का सिंबल क्या था, 2 प्लेट, इसका रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, इस तरह, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है आर का। यूनिट ओम होगी, डायमेंशन बना दीजिए, V क्या था, W/Q, आपको डायमेंशन ऑफ द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या बच्चों, V अपॉन आई। V क्या होता है, W/Q बाई I, तो W अपॉन इकट्ठे हो जाएंगे QI, तो W अपॉन Q को लिख सकते हैं IT, क्योंकि आप देखो ऐसा यूनिट्स में करंट है, टाइम है, वर्क है, तो W अपॉन आई स्क्वेयर T आ गया, I और I T है, ये हो गया। तो W की मैं डायमेंशन आप जानते हैं वर्क की, mL/2T-2 अपॉन A की 2T बच्चों। इसको ऊपर ले जाइए तो mL/2T-3 क्लियर? तो डायमेंशन ऑफ आर हो जाती है mL/2T-3A-2। सब समझ में आ गया? तो ये है आपका ओम्स लॉ, और इसकी यूनिट, डायमेंशन, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। सदा याद रहे आपको, कहीं भी जैसे मैंने क्या कहा था, कैपेसिटर का सिंबल था C, और अगर इस पर एरो लग जाती है तो क्या बन जाता है, वेरिएबल। ऐसे ही ये रेजिस्टेंस है, अगर आप इसके ऊपर एरो लगा देते तो वेरिएबल रजिस्टर हो जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या आपने पढ़ते आ रहे हैं 10th से, सब क्लासेस से, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि फिजिक्स जो है टोटली अलग चीज़ है, मैथ एक अलग सब्जेक्ट है। तो हमें पहले ये जानना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। ओम्स ने जो हमें एक नई चीज़ दी वो ये है, अब आप सोचिए रेजिस्टेंस का काम क्या होता है। रेजिस्टेंस जो है वो करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट। अब आप देखिए कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जब वो ऑपरेट होती हैं तो सब चीज़ गर्म हो जाती हैं। आपका मोबाइल हीटअप हो जाता है, आप बल्ब देखें तो इन चीज़ों का हीटअप हो जाना, तार गर्म हो जाती हैं जब उनमें से करंट फ्लो होती है, तो किसके कारण, रेजिस्टेंस के कारण। बात समझ में आ गई? अब ये चीज़ें तो अननोइंगली होती हैं जिनको हम नहीं चाहते, लेकिन फिर इसका पॉजिटिव यूज क्या किया गया, आप अपने घर में देखिए, आपके घर में इलेक्ट्रिक गीजर है सबके घर में, तो वो किसकी एप्लीकेशन है, ओम्स लॉ की, एक तरीके से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। आपके घर की इलेक्ट्रिक प्रेस है, आपका गीजर है, आपके किचन में जो टोस्टर है, ब्रेड सैंडविच जिस पर आप बनाते हैं, सारे किसके वो हैं, ये एप्लीकेशन एक तरीके से रेजिस्टेंस की, ओम्स लॉ की।
तो होगा क्लियर सबको? हर चीज़ हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। हम यही सोचते रहते हैं कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे क्या काम आएगी। आपके टीचर्स यही नहीं बताते कि आपकी लाइफ में क्या यूज़ है। अब आप देखते जाइए कि मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें ये समझाता रहता हूँ, और अब आपको पता चल गया कि एक दिन आपके घर में सर्दी अच्छी पड़ रही हो, गीजर काम ना करे, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है ओम्स लॉ की और रेजिस्टेंस की। आपका सैंडविच खाने का मन है और आपका टोस्टर काम ना करे, तो आगे समझ में? तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं सारे के सारे, इनसे बच के नहीं जिया जा सकता। आप देख रहे हैं क्या स्थिति है दुनिया की। चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन उठता है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस का कारण क्या है? देखिए, एक ही फिगर बनाता आ रहा हूं पूरी की पूरी में चैप्टर में, तो बड़ा सिंपल से कंसेप्ट होते हैं हर चीज के, इसलिए उनको ध्यान से सुनने की जरूरत होती है और समझने की। बस ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये सोचें कि पता नहीं हाई पढ़ाई क्या चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, तो जब किसी वायर में से अब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो यहाँ के टकराएगा, यहाँ के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको फिर फोर्स लगाएगा, तो फिर आगे बढ़ेगा ये। तो जब ये टकराएगा, आप सोचिए इसके पास जब ये टकराया तो कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी फिर टकराएंगे इलेक्ट्रॉन, ही ऐसे टकराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है आगे चलते चलते? जब टक्कर होती है, आप बताइए, हीट एनर्जी में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो जैसे ही इन आयंस से कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स चलते हुए, तो दे कन्वर्ट देयर काइनेटिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। इसीलिए आपके जो अप्लायंस जो है, मोबाइल है, वायर हैं, और ये सब चीज़ें, बल्ब है, सब हीटअप हो जाते हैं जब इनमें करंट फ्लो करती है। तो दोबारा समझ लो, when the electric current pass through the conductor, so the electrons move inside the conductor, they collide with ions, and during the collision the kinetic energy of the electrons convert into the heat energy। तो क्लियर होगा सबको? ये है आपकी कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। when the electric current passes through a conductor, the electrons, आपको कहेंगे द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, move inside the conductor and they collide with ions। ये बता चुका हूं मैं आपको, आयंस कहां से जनरेट होते हैं? जब कोई भी एटम अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ देता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसकी नेट नेचर क्या बचती है? पॉजिटिव आयन की। तो दैट्स व्हाई इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। दे कोलाइड विद आयंस ड्यूरिंग कोलिजन, the kinetic energy of electrons convert into heat energy। आप ही देख लीजिए, अपने दोनों होता है, जब मारते हैं तो आपकी क्या होती है ना, साउंड में कन्वर्ट होती है, और आपके हाथ हीटअप भी हो जाते हैं। तो व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इनसाइड द कंडक्टर and they collide with the ions during collision, the kinetic energy of the electrons convert into the heat energy। तो it is the cause of resistance। तो कोलिजन में आपने देखा होगा, प्लस वन में पढ़ते आ रहे हैं आप, या तो साउंड प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये है आपका कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनटू हीट एनर्जी। दिस इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर? अब आप देखें तो
यूजिंग V इक्वल टू आई आर। देखना जरा कैसा ग्राफ आएगा। ये देखो, अगर ये करंट है और ये वोल्टेज है सदा, दोनों की सिंगल पावर है, तो इफ यू प्लॉट ए ग्राफ तो दिस ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दिस ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब देखो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या बता देगा आपको, देखना जरा। ये क्या आ जाएगी आपकी, देखो आप जानते हैं ये करंट एक्सिस है तो डेल्टा आई हो जाएगी, ये वोल्टेज एक्सिस है डेल्टा वी हो जाएगी। स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो ए बी सी पॉइंट ले लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी। बच्चों बताओ, द स्लोप ऑफ ग्राफ क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी बाई बेस ए सी। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। देखना जरा किसके इक्वल होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू आर रेजिस्टेंस। तो द स्लोप ऑफ ग्राफ टेल्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर हो जाएगा। क्लियर। तो इससे रिलेटेड एक आध बार प्रॉब्लम भी आई है आपकी, जैसे ये पूछ लेता है कि मान लीजिए ये आपका आई हो गया, ये वी हो गया, और ये दो ग्राफ दे दिए उसने, स्ट्रेट लाइन आएंगे। इस तरह आप देखो बच्चों, किसका एंगल, ये सपोज ए है ये बी है, ये एंगल किसका θ1 मान लीजिए, ये θ2। तो आपको इन ग्राफ क्या दिख रहा है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1। तो किसका डिस्टेंस ज्यादा है, बी का। आर बी इज ग्रेटर देन आर ए। एक चीज और है, अभी बता रहा हूं, इसका टेम्परेचर अगर पूछता है तो टी बी इज ग्रेटर देन टी ए। टेम्परेचर ऑफ बी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ ए। तो आप देखिए ये जो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी एक दो बार आपके बोर्ड में आ चुकी है, एक नंबर में, कि हाँ एक बात ध्यान रहे, अगर इधर वी और इधर आई है तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई होता है। तो ये आपका ग्राफ जो है इस तरीके से आ जाता है, द स्लोप ऑफ द ग्राफ टेल्स द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लीजिए, ये आ गया आपका। अगर ये इस तरह स्लोप अलग अलग हैं दो उनके, ए का एंगल कितना है θ1, बी का कितना है θ2, तो ये इसका स्लोप ज़्यादा हो गया, तो टेंजेंट θ2 इज ग्रेटर देन टेंजेंट θ1। टेंजेंट θ2 इज ग्रेटर देन टेंजेंट θ1, सो R2 इज ग्रेटर या RB इज ग्रेटर देन RA। तो इस लॉजिक से आप ये बता देंगे। और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, अब हम करेंगे आगे टॉपिक्स में। तो टी बी इज ग्रेटर देन टी ए। तो इस तरह का एक दो बार न्यूमेरिकल आया है इससे रिलेटेड, तो आप सब लोग इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। दोबारा देख लो, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, क्या समझाया। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इनसाइड द कंडक्टर दे कोलाइड विद आयंस, और जब उनकी कोलिजन होती है उस कोलिजन में उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में बदलती रहती है, हीट एनर्जी में, और यही कारण होता है हीटिंग इफेक्ट। और आप देखिए इसका पॉजिटिव यूज करके साइंटिस्टों ने आपके लिए क्या बना दिया, मैंने अभी बताया, गीजर, हीटर, प्रेस, एवरीथिंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली। और अगर आप ग्राफ खींचे तो v इक्वल टू आई आर, तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या आ रहा है देख लो, आप जानते हैं इन ट्रायंगल +1 से पढ़ते आ रहे हैं आप ये चीज़ें। तो स्लोप ऑफ ग्राफ क्या बता रहा है आपका, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अगर इधर आई दे दिया इधर भी, तो इधर से एंगल लेना पड़ेगा। सब ये ध्यान से काम करना चाहिए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए। तो इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम आई है एक आध बार आपके उसमें एग्जाम में। तो ये है द स्लोप ऑफ द ग्राफ टेल्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन ग्राफ θ2 is greater than θ1, so resistance of B is greater than resistance of A, TB is greater than TA। क्लियर। तो आज यहीं छोड़ते हैं, अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम देनी शुरू करूँगा इसकी, और
होप सो कि आप सब साथ साथ काम करते रहें। मैंने आज मैसेज भी किया था, पेरेंट्स से फिर रिक्वेस्ट है कि बच्चों के काम पे थोड़ा ध्यान दें, तब तक स्कूल नहीं खुलते। आप टीचर भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, तो थोड़ा सा इनके साथ टीचर का भी रोल प्ले करना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो।